अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर के उतरने की परमिशन मिल गई है और सीएम धामी के दखल के बाद पुलिस लाइन में ही चॉपर उतारने की परमिशन दी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी धरना खत्म किया। इससे पहले पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प हुई और पुलिस मुख्यालय में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की देहरादून एसएसपी अजय सिंह के साथ काफी तीखी बहस हुई और यशपाल आर्य ने गिरफ्तार करने और लाठीचार्ज करने को कहा। कांग्रेस नेता धरने पर बैठे और काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। हालांकि अब सीएम धामी के दखल के बाद पुलिस लाइन में ही हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत मिल गई है। आपसे सब दोनों लोग से बात करें। स्मार्ट सिटी में हमें परेड ग्राउंड नहीं मिलेगा। पुलिस आती रहती है, सरकार आती जाती है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए था। मैं पुलिस लाइन को लैंडिंग प्लेस है। अजय जी मेरी बात सुनिए, इसलिए तो परमिशन मांगा जा रहा है। लैंडिंग प्लेस है। आप लोगों को सही देगा है। जो राइट अथॉरिटी उसको चिट्ठी दी गई है। यहाँ ऑर्डर बिगड़ता तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं यहीं बैठता हूँ, फिर आप दुकान कर लीजिए। ये को लैंडिंग कोई बंदी चल धक्के भाई जेल भेज भेज दिया, जेल भेज दीजिए, लाठी चार्ज करिए और क्या कर सकते हैं आप? पुलिस लाइन जो आप कर सकते हो। पुलिस लाइन कोई लैंडिंग प्लेस नहीं है। लैंडिंग प्लेस नहीं तो आप हमें बंद करिए, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम करिए, धराई लगा दीजिए हमारे ऊपर। कई बार उतर एक का नाम बताइए। बेकार की बात है। जिससे अनुमति लेंगे आप डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्ट जा चुकी है, बहुत पहले जा चुकी है। उनसे मैंने बताया कि मैडम पूछे अपने सिटी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट जा चुकी है उनके पास और सिटी मजिस्ट्रेट से मैंने फोन से पूछा, इसमें कोई गलत बात नहीं। जिसको देखिए, लगातार प्रशासन दबाव कर रहा था खड़गे जी की उसको रैली को करने के लिए। अभी ये सहमति बनी है कि वो कर रहे हैं, लैंडिंग की इजाजत देंगे, उसके बाद चॉपर चले जाएगा और वापस लेके फिर दोबारा लेने के लिए परमिशन देंगे। अच्छा हो गई, क्यों मना कर दिया? क्या क्या कह रहे? लगातार हमको शुरू से परेशान किया जा रहा था। परेड ग्राउंड में वही हुआ, आज इसमें भी हुआ। आखिर में सीएलपी और मुझे और साथ के कुछ विधायकों को, हमारी दीपिका पांडे जी को वहाँ धरने में बैठना पड़ा। उसमें फिर सीएम ने इंटरवेन किया और अब उन्होंने कहा हम रास्ता निकाल रहे हैं। खड़गे साहब पुलिस लाइन में उतरेंगे, चॉपर वापस जाएगा, शाम को वो चॉपर आएगा और फिर उनको लेकर वापस जाएगा। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा, कार्यालय में आना पड़ा और जिससे हमारे साथ बर्ताव किया गया, मिसबिहेव किया गया, वो बहुत ही अशोभनीय है। उनका आचरण बेहतरी गंभीर तरीके से उनका आचरण था। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करने के बाद अब ये हुआ है कि पुलिस परेड ग्राउंड में ही पुलिस ग्राउंड में ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा, वहीं से लैंडिंग करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बहुत बड़ी खबर है और अब तो इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि 30 जनवरी को यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है और अब ड्राफ्ट को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी 23 जनवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद विधानसभा सत्र है, यानी संभावना जताई जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल्कुल लाया जा सकता है और सेशन में पास भी कराया जा सकता है। यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था और लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किया वादा पूरा करने की तैयारी है और अपने टॉप 3 एजेंडे में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसके साथ जाना चाहती है। साल 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता से वादा किया कि सरकार आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और 2 साल पूरा होने से पहले धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना वादा पूरा करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां शादी, तलाक, दहेज, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने के लिए सबके लिए एक कानून होगा। राम मंदिर और धारा 370 हटाने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है।
और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे का वादा धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने जा रही है। एक सूत्री एजेंडा था हमारा और यूसीसी को लागू किया, कमेटी बनाई, उसके लिए पूरी बैठकें हुई और सभी लोगों से कमेटी ने बातचीत की है। तो हमारी अपेक्षा ये है इस सत्र में उससे पहले वो ड्राफ्ट हमें मिले, सरकार को मिले, तदुपरांत फिर कार्य मंत्रणा समिति और उसमें जो एजेंडा बनेगा कि हम विधानसभा सत्र में व्यापक चर्चा के लिए एजेंडा में शामिल करेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है। 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि चुनाव के दौरान देवभूमि के इस कदम की चर्चा पूरे देश में होगी। कांग्रेस इसे बीजेपी का विशुद्ध चुनावी एजेंडा बता रही है। यूसीसी एक बहुत जटिल चीज है, इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग अपने धर्मों की मान्यताएं हैं। तो ये तो केंद्र का विषय है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने इस बात को कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा, ये बीजेपी का एजेंडा है और देवभूमि से इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य जनजातीय महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ प्रदेश की 5 जनजातीय से जुड़े लोगों ने प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम ने भी नगाड़ा बजाया, साथ ही उन्होंने घोषणा की जनजातीय ढांचे को मजबूत करने के साथ जनजातीय महोत्सव के आयोजन की धनराशि बढ़ाई जाएगी। पूरे देश का जनजातीय महोत्सव उत्तराखंड में करवाने में उन्होंने बात कही। देहरादून में एक 24 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी अजय ने गला दबाकर 52 साल की मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 52 साल की चंद्रा देवी के शव को कब्जे में लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय ने बताया कि उसे अल्ट्रासरेटिव कोलराइटिस नाम की बीमारी है, जो कि धीमा जहर देने से होती है। आरोपी ने बताया इसके बाद अपनी मां पर उसे शक हुआ कि मां ने उसे भी धीमा जहर दिया होगा और इसी शक में अपनी मां की गला दबाकर उसने हत्या कर दी। आरोपी मूल रूप से चंपावत के रहने वाला है और माता पिता के साथ देहरादून में किराए पर रहता है। उसको एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी माँ पर ऐसे शक हुआ, जो चीज़ गलत थी, और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी माँ का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया, चूँकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। रामनगर के चुकम गांव में एक व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां ग्रामीणों ने पहले कई घंटे डीएफओ समेत कई वन अधिकारियों का घेराव किया। बाद में उन्होंने डीएफओ और एसडीओ को तो वहां से किसी तरह से जाने दिया, लेकिन देर शाम तक रेंजर समेत कई वन कर्मियों का घेराव जारी रखा। ग्रामीणों की मांग है कि डीएम और विधायक उनसे बात करने यहां आए, यहां से उनका शीघ्र विस्थापन किया जाए और जब तक विस्थापन नहीं होता है तब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी की जाए। साथ ही हमलावर बाघ को जल्द पकड़ा जाए। आप क्या मांग, आपकी मांग क्या? हमारी मांग है हमारे विस्थापन किया जाए, हमारा इंतजाम किया जाए, हमारी ये मांग है सर। और कई साल से विधायक जी वोट मांगने तो आते हैं, उसके बाद जाने नहीं आते हैं, यहाँ दोबारा देखने आते हैं यहाँ क्या परिस्थिति है क्या नहीं है और क्या करना है हम लोगों को, यह कोई समस्या नहीं है। यहाँ 4 आदमी बागने खा दे, आज तक ना समस्या ना उसने करी। भाजपा कांग्रेस को हम जानते नहीं है, जो हमारे विधायक हम उसी को जानते हैं आज तक। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब फैसले पर विरोध बढ़ गया है। न तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और न ही मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग इस फैसले को मानने को तैयार हैं, बल्कि चाहते हैं कि स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए। देखिए रिपोर्ट। मार्च से वक्फ बोर्ड चाहता है कि प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ मदरसे के बच्चे भी पढ़ें। इसीलिए बकायदा टीचर्स के अपॉइंटमेंट तक करने जा रहा है। लेकिन प्रदेश में मदरसे चला रहे मदरसा संचालक मानते हैं
कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हर फैसला थोपा जा रहा है। उनका कहना है कि क्या शिशु मंदिर में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, क्या स्कूलों में दीनी तालीम दी जा सकती है, तो फिर मदरसों के लिए ही कभी संस्कृत तो रामायण जैसे फैसले क्यों? तो मैं गुरुद्वारों में या सिखों के खास उनके मजहबी स्कूलों में या ईसाइयों के मजहबी स्कूलों में या बुद्धिस्टों के मजहबी स्कूलों में जाके कहूं कि आप हमारे कुरान को भी पढ़िए, मैं आपका चैनमैन ये करना पड़ेगा आपको, तो कौन मंजूर कर लेगा? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बात यह है कि इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए और इस तरह की चीजों को सौंपना और थोपना नहीं चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि रामायण को भी सिलेबस में शामिल करना उन पर बोझ होगा। पहले से ही वो हिंदी, इंग्लिश, गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उर्दू किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी रामायण हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई हम बड़े होकर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत पढ़ाई का बोझ है। अभी हम दिन रात कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू की किताबें सब कुछ पढ़ते हैं। इसलिए हम बड़े होकर मुताला करेंगे, इस किताब को हम पढ़ेंगे जरूर। पहले संस्कृत फिर ड्रेस कोड को मदरसों में लागू करने को लेकर विवाद गरमाया, लेकिन अब रामायण को चैप्टर का हिस्सा बनाना मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा और वो सीधे कुरान शरीफ को स्कूलों में शामिल करने की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 26 जनवरी से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा का वादा भले ही पूरा न हुआ हो, बावजूद इसके जल्द उड़ान शुरू होने की उम्मीदें जिंदा हैं। असल में फ्लाईबिग एयरलाइंस ने एक बार फिर से नैनीताल एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग की। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने 20 सीटर प्लेन के साथ ट्रायल लैंडिंग को अंजाम दिया। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने अभी तक कुल 3 बार ट्रायल लैंडिंग कर ली है। बताया जा रहा है कि ट्रायल लैंडिंग के दौरान फ्लाइट को हिल स्टेशन में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। असल में फ्लाईबिग एयरलाइंस के पायलट विदेशी हैं, इसलिए इन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिला प्रशासन का फोकस है नैनीताल में हर बूथ पर ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो नए वोटरों को वोट कास्ट करने की जानकारी दी जा रही है। मास्टर ट्रेनर लगातार गांव शहरों में चुनाव से पहले सभी चुनौतियों को दूर करने में लगे हैं, तो वहीं ईवीएम मशीन और वीवीपैट पर उठे सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। हालांकि हर वोटर को वोट कास्ट के महत्व के बीच चुनौती हर किसी को पोलिंग बूथ तक लाने की है। प्रत्येक मतदाता को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखिए आपने जिसको मत दिया, जो बटन आपने दबाया होगा वही बटन जो वीवीपैट में फोटो के रूप में उसका सीरियल नंबर, उसका नाम, अभी तो हम ABCD कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वास्तव में प्रत्याशी होंगे तो उनका नाम, उनका सीरियल नंबर, उनके जो भी सब पूरा सिंबल उनके सामने आएगा। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में 60 से अधिक गांव को जोड़ने वाली आर्च ब्रिज खस्ताहाल हो गई है, लेकिन THDC ने पुल की देखरेख को कोई जहमत आज तक नहीं उठाई है, जिसके चलते 6 साल में पुल खस्ताहाल हो गया। पुल पर लगातार बड़े बड़े डंपर गुजरने से पुल कमजोर होता जा रहा है। इस पुल को बचाने के लिए लंबा संघर्ष ग्रामीणों ने किया था। ग्रामीणों ने खस्ताहाल होते जा रहे इस पुल पर जल्द इसको ठीक करने की मांग की। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।